हाँ जी, वेलकम बैक। तो आज कंटिन्यू करते हैं अपन लोग इससे। लास्ट क्लास से हम इंटीजर के इसके काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये एक्चुअली रिवर बोर्ड सवाल जो होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं, कई लोग पूछते रहते हैं। तो चलो एक बढ़िया सवाल लेते हैं उसका। क्या लिखा हुआ है? अ स्विमर स्विम्स इन स्टिल वाटर एट 5 किलोमीटर पर आवर. He enters a 200 meter wide river having flow of 4 kilometer per hour. At a point A and proceeds to swim at an angle 127 degree with the river flow direction. Another point B is located directly across A. The swimmer lands on the other bank at point C, from which he walks to a distance CB with a speed 3 kilometer per hour. The total time in which he reaches from A to B is. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? सिचुएशन ये है कि नदी है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, इसके बिल्कुल अपोजिट एक पॉइंट बी है। ऐसे नदी बह रही है और ये भाई साहब नदी बहने के 127 डिग्री एंगल पे, यानी कि वो यहाँ कहीं, यहाँ से देखा जाए तो 37 डिग्री और यहाँ से देखा जाए तो 53 डिग्री एंगल पे वो मतलब जाने की कोशिश करता है। नदी बह रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। नदी की जो चौड़ाई है वो 200 मीटर दे रखी है, तो मैं इसको 0.2 लिख देता हूँ क्योंकि सब कुछ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही है, तो आवर्स में ही बातें करेंगे और मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे और टाइम आवर्स में लेंगे। अब नदी इधर जा रही थी 4 से और ये भाई साहब जाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी स्पीड क्या है? ये द स्विमर स्विम्स इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के रिलेटिव जो इनकी स्पीड है वो है 5। तो ये 5 इधर है और ये 4 इधर है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि तो पहले तो ये अच्छा वो ये कह रहे हैं कि वो पहले इसको क्रॉस करेगा, फिर कहीं ना कहीं पहुंचेगा, फिर वहाँ से पैदल पैदल यहाँ आएगा। और उस टाइम जो पैदल चलने की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है। वैसे ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये स्विम कर पा रहा है ज़्यादा तेजी से, चल पा रहा है धीरे धीरे, मतलब ये पानी वाला आदमी है ये। तो खैर एनीवेज जो भी है, और ये खैर चल धीरे रहा होगा, ब्रिस्क वॉकिंग। स्विमिंग में तो पूरी जान लगा दी और चल धीरे धीरे है। तो अब खैर अब ये है कि भाई अब पहली बात ये जाएगा कहाँ, ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि जो वेलोसिटी है उसके जो उसकी जो पानी के रिलेटेड जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट करते हैं, एक परपेंडिकुलर के अलॉन्ग और एक पानी के या रिवर फ्लो के पैरेलल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भाई एक कंपोनेंट तो ये वाला हो गया और एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, किसका? 5 का। अब 5 cos 37 तो हो जाएगा 4, और 5 cos 53 हो जाएगा 3। ये बात समझ में आती है क्या? 3 4 5 के ट्रायंगल के अंदर अगर ये ट्रायंगल है ऐसा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 53 है और यहाँ पे 37। तो अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? cos 37, ये 37 इधर है, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ओ हो अच्छा 5, सही बात है, ये 3 और ये 4। अच्छा होना ये लिखा, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाता। अब वेलोसिटी इधर की तरफ, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, इधर 4 है, इधर 3 है। लेट मी जस्ट अज्यूम कि ये x है और ये y है। तो देखो सीधी सी बात है, नदी क्रॉस करने में कितनी देर लगेगी? तो नदी क्रॉस करने के लिए उसको 0.2 किलोमीटर इधर जाना है और स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इतना तो पक्का है कि जो टाइम लगेगा उसको नदी क्रॉस करने में वो होगा डेल्टा, मतलब एक्चुअली डेल्टा y अपॉन द वेलोसिटी vy। और डेल्टा y कितना है? डेल्टा y की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 डिवाइड बाय vy हो गया 3। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? एक मिनट, एक सेकंड, ये वाला उल्टा लिख दिया है क्या? ओ हो क्या तुम 3 और 4, मैं अभी vx vy लिख दूंगा, काम खत्म करेंगे क्या तुम? हाँ ठीक है 5 cos 37, हाँ ये 4 होगा। अब दोबारा 3 तो नहीं बोलोगे इसको? अच्छा खासा मैंने सही लिखा था, मेरे को लगा इतने सारे लोग बोल रहे हैं व्यू अच्छा है तो ठीक कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में चेंज कर दिया। तो ठीक है एनीवेज, अब vy की वैल्यू हो गई 4। अभी सब ठीक है क्या? तो ये इस रेट से ये नदी क्रॉस कर रहा है, तो बेसिकली इतनी देर के लिए पानी में था। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर ये इतनी देर के लिए पानी में था तो ये पहले बात तो ये पता चले पहुंचेगा कहाँ। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई। और अब मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन अगर चाहिए तो वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेक्टोरियली जोड़ दो। अब x में अगर मैं देख रहा हूं तो वो पानी के रिलेटिव हर घंटे में 3 किलोमीटर ऊपर जाता है, पर हर घंटे में 4 किलोमीटर पानी नीचे आ जाता है।
तो मतलब अगर मैं सेकंड मतलब थोड़ा सा टाइम इंटरवल छोटे की बात करूं, मतलब अगर वो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर आगे जा रहा है, 3 मीटर आगे जा रहा है, 1 सेकंड में 3 मीटर आगे गया, 1 सेकंड में 4 मीटर नदी पीछे आ गई, तो चलो कुल मिला के तो वो पीछे गया। तो कुछ नहीं, मैथ से तो आ ही जाएगा, मैं थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड में वो कुछ आगे गया। अब मान लो जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं इसको समझने के लिए, कई लोग क्या है वो रिलेटिव मोशन को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ भाई, जैसे मान लो ये ऐसे नदी बह रही है और मैं हूँ स्विमर और मुझे ठीक सामने जाना है। अब नदी बह रही है लेट्स से पर सेकंड 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है। अब क्या हुआ, एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं बस वो ट्यूब लेके और पानी में छपा करे कूद जाऊं और कहीं तैरने की कोशिश ना करूं। अब तुम्हारे हवाले नदी साथी हूं, ठीक है, नदी ले जा रही है अपने को उठा के, तो अब सीधे से तो मेरी स्पीड क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। पर अगर अब मैं ये कहूं चलो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा हो कि मैं पीछे ना जाऊं, मैं यहीं रहूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने हाथ से 2 मीटर पर सेकंड की रेट से तैरना शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली नदी के रिलेटिव 2 मीटर पर सेकंड अपस्ट्रीम तैरने की कोशिश कर रहा हूं, तो पर सेकंड मैं नदी के साथ नदी के रिलेटिव नदी पे 2 मीटर ऊपर चढ़ा और नदी खुद 2 मीटर सड़क के पीछे आ गई, तो मैं तो वही हो गया। ये बिल्कुल वही वाली चीज है जो ट्रेडमिल के ऊपर होती है। ट्रेडमिल जानते हो ना, वो पैदल चलने वाली मशीन, क्या पैदल चलने भागने वाली मशीन, पर आदमी भाग रहा और बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, अरे आज बहुत भागा, कहाँ, यहीं खड़े खड़े भाग रहे थे। वो बेसिकली वही है स्विमिंग में। अब यहाँ पे क्या है, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकंड से तैर रहा हूँ और उसी रेट से जिस रेट से ट्रेडमिल में क्या होता है, आदमी भाग रहा होता है, बेल्ट पीछे आ रही होती है, तो बेसिकली आदमी वही होता है। और ये काम तो वैसे ट्रेडमिल को तो छोटा एस्केलेटर वाला काम तुमने जरूर किया होगा, उल्टे एस्केलेटर पे चढ़ने के काम बड़े लोग मतलब शौकीन टाइप के होते हैं। मॉल में गए, सब ढूंढ लिया, घूम लिया, अब क्या करें कि चलो एस्केलेटर पे उल्टा चढ़ेंगे, जो नीचे आ रहा है एस्केलेटर उसके ऊपर चढ़ रहे। अब बेसिकली आप वही हैं, और लोग तो कंपटीशन भी करते हैं कि कौन पहले चढ़ पाता है। क्या तुमने किया कभी? दांत दिखा रहे यार, क्या बात कर रहे हो, बदमाशी को अंदर ना करिए, वैसे कैसे हो सकता है। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या हुआ, मैं ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से तैर रहा था, नदी जा रही है पर सेकंड 2 मीटर पीछे, मैं जा रहा हूँ पर सेकंड नदी के रिलेटिव आगे, तो बेसिकली मैं वही हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा मुझे तो नदी क्रॉस करनी थी ना, अब चलो कम से कम मैंने नदी को इतना तो हराया कि नदी मुझे बहा के नहीं ले जा रही। और जब मैं ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से तैर रहा था, मैं देखा कोई देख तो रहा नहीं है, मैं धीरे से एक हाथ मारा, थोड़ा सा इधर रख लिया। ये वाला कंटिन्यूअस, मेरा जो इधर वाला एफर्ट है उसमें कोई कमी आनी नहीं मैंने, ये तो 2 ही है। एक छोटा सा कॉम्पिटिशन पैदा कर लिया और इधर तैरता जा रहा टिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं वो जो नदी के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, उसके ऊपर तैरता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि मेरा नदी के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या हो गया 0। वही चीज हम यहाँ, अगर वो कोई आपसे कहे कि उसको यहां जाना है, यहां पहुंचना था, तो इसका मतलब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट नदी के वेलोसिटी के बराबर हो जाना चाहिए, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो नदी पार कराने में हेल्प करेगा। अब सवाल यहाँ पे एक लेवल आगे पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया यहाँ पे, वो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये वेलोसिटी इधर की तरफ थी, और वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा v, सॉरी ये तो 3 हो ही गया है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है 4, तो बेसिकली नदी जीत रही है, यानी कि पर सेकंड वो 1 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, राइट वर्ड्स को पॉजिटिव माना जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई -3 और वेलोसिटी ऑफ रिवर इटसेल्फ हो गई +4, तो ये आ गया क्या +1, यानी कि वो वाकई 1 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है। कितनी देर तक जा रहा है, जब तक नदी क्रॉस कर रहा है, नदी कितनी देर तक क्रॉस कर रहा है, इतनी देर तक कर रहा है। तो इस टाइम को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं टाइम इनटू vx विल गिव यू x। टाइम कितना है 0.2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा x। तो बेसिकली वो होगा ये कि वो ये इधर जा रहा है, नदी इधर जा रही है, दोनों का रिजल्ट यहाँ गई, वो यहाँ कहीं जाएगा और वो यहाँ पहुंचेगा। ये डिस्टेंस कितना है, यही तो है x। और जैसे ही ये x मिला, अब x आई गया है, अब वो 3 किलोमीटर पर आवर से जमीन पर चल रहा है, उसको यहां पहुंचना है, तो कितनी देर लगेगी, तो भाई x/3, ठीक है। तो एक्चुअली 2 टाइम लगे, एक टाइम नदी क्रॉस करने में, दूसरा टाइम जमीन पे पैदल चलने में। तो जो पहला टाइम लगा वो तो ये रहा t1, और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x, यानी कि 0.2/4
और डिवाइडेड बाय 3। तो ये रहा T1, ये रहा T2, दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल टाइम आपको दे देगा। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, तो अब ये उसी का जो आंसर है सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर ये 4 आया। ठीक है, किलोमीटर में ये सेकंड आवर्स में रखा है ना ये, फ्रॉम A टू B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है वो ये कि A, B and C are 3 objects each moving with a constant velocity. A's speed is 10 meter per second in direction PQ. The velocity of B related to A is 6 meter per second at an angle of cos inverse 15 by 24. C कितना लंबा एंगल है? 2 PQ. Or velocity of C related to B is 12 meter per second in a direction OP. Then find the magnitude of velocity of C. ये ऐसा क्वेश्चन अपने क्लास में भी किया था, वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल था, यहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कर रखी है इन्होंने। तो देख लेते भाई क्वेश्चन, ये वाला सबको समझ में आ गया था? ये क्वेश्चन और करा दूँ ऐसा, सब ठीक है? चलो नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? A, B और C 3 ऑब्जेक्ट है, जो इनमें तो कुछ खास होता नहीं, सीधे सीधे मैथ्स लगाते जाओ, एक्सप्रेशन आ जाएंगे, बाद में जोड़ घटा के सॉल्व कर लो, बस वो एक्सप्रेशन सही लिखना है, लिखने के लिए फिजिक्स चाहिए। तो A, B and C are 3 objects each moving with a constant velocity. A's speed is 10 meter per second in direction PQ. तो एक काम करते हैं, ये ऐसे PQ लिख देते हैं, ये P और ये Q और ये हो गया I कैप, और ऊपर की तरफ बना लेते हैं J कैप। ठीक है, तो A की जो VA जो है, वेलोसिटी ऑफ A, वो हो जाएगी 10 I कैप। ठीक है, इन डायरेक्शन PQ। द वेलोसिटी ऑफ B रिलेटेड टू A, तो वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A का मतलब हो गया VB माइनस VA। VA खुद है 10 I कैप। दिस इज इक्वल टू व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ B रिलेटेड टू A इज 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल cos इनवर्स 15 by 24 टू PQ। तो PQ से cos इनवर्स टू ये 15 by 24 मतलब थीटा एंगल बना रही है, cos थीटा की वैल्यू जो है वो अपन लिख के रख लेते हैं 15/24 है। ठीक है, और लेटर से वो एंगल इधर की तरफ आ गया थीटा, और ये अगर ये है, और कितनी है वेलोसिटी? 6, तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आई वो 6 cos थीटा I कैप और 6 sin थीटा J कैप आ गई। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आएगा 6 cos थीटा I कैप प्लस 6 sin थीटा J कैप, जिसमें VA हमें ऑलरेडी पता है 10 I कैप है, तो उसको यहाँ पे ले आएंगे तो VB मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? तो VB की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 cos थीटा, cos थीटा क्या है यार, चलो वैल्यू बाद में डालेंगे, 6 cos थीटा प्लस 10 I कैप प्लस 6 sin थीटा J कैप। कोई हैरानी परेशानी? ये VB की वेलोसिटी आ गई। फिर क्या पूछा हुआ है? द वेलोसिटी ऑफ C रिलेटेड टू B इज 12 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन OP। OP O कहाँ है? ABC 3 पॉइंट्स, PQ कहीं लिखा तो नहीं है क्वेश्चन? क्या था PQ? तो मैंने ऐसे ही मान लिए थे ये। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट C। QP हाँ, ये QP होगा, ये मैं सोचूं Q है, वही हो आपके पास Q है वो यहाँ पे, वही मैं सोचूं क्वेश्चन तो सही था, वो PPT बनाते बनाते उड़ गई एक छोटी सी डंडी, और क्या। तो कह रहे हो QP है, हाँ QP अब अच्छा लग रहा है। तो अब क्या बोला हुआ है? वेलोसिटी ऑफ C रिलेटेड टू B, यानी कि VC माइनस VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? VC माइनस VB की वैल्यू हो गई 12 माइनस I कैप QP। ये बात समझ में आ रही है क्या? बस अब क्या करना है? तो VC की वैल्यू क्या आ गई? VC की वैल्यू आ गई VB प्लस ये मसाला, सॉरी VB खुद मसाला है, प्लस दिस थिंग। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि V, अगर मैं यहीं पे VC की वैल्यू दिस प्लस माइनस वाला I कैप लिख दूं, यानी कि माइनस 12 I कैप और कर दिया, माइनस 12 I कैप करते के साथ ही ये -2 बन गया। ये समझ में आया क्या? अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता है? पता है क्या? और अगर इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू डाल के और VC का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। समझ में आ गई बात वाली? बस उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है ये कि तितली उड़ रही है
और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 i कैप प्लस 12 j कैप। कैसे दे रखी है? 10 i कैप प्लस 12 j कैप। तो क्या करोगे उसमें, क्या करें फिर उसका, एंड विंड इज ब्लोइंग along x-axis with a velocity u. If butterfly starts motion from A and after some time it reaches B, then the value of u is. ये समझ में आया? A से B जा रही है, मतलब हम कह सकते हैं जो इसका यूनिट वेक्टर और उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर सेम आना चाहिए। भावनाओं को समझेगा, मतलब ये क्रस्ट है पूरे क्वेश्चन की। मतलब तितली उड़ रही थी हवा के रिलेटिव, हवा कहीं और ही चल रही थी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई। ये बात समझ में आती है क्या? अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड दे रखी है क्या? बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी दिस एंड विंड इज ब्लोइंग विद एक्स। हाँ, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली विंड के इसके विंड के रिलेटिव ही है, क्योंकि ये अगर ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती तो वो इसका यूनिट वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखो इसका यूनिट वेक्टर सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बटरफ्लाई हो गया 10 i कैप प्लस 12 j कैप एंड विंड इज ब्लोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद u, तो प्लस u i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई हो गई, पर हमें पता है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई तो है इस डायरेक्शन में, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो अगर इसको 1 मान लूं तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का जो कैप लगेगा वो होगा 1 cos 37 प्लस 1 sin 37। 1 cos 37 sin 37, cos 37 4/5। अब फिर से चेंज मत करवा देना। और ये 3 i कैप, अरे i कैप कहां गए, i कैप एंड j कैप, तो ये आ गया यहाँ पे i कैप और यहाँ पर आ गया j कैप। ये आया इसका यूनिट वेक्टर, किसका? बटरफ्लाई की एक्चुअल वेलोसिटी का, और ये भी बटरफ्लाई की ही वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट वेक्टर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस u का होल स्क्वायर, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस u i कैप प्लस 12 j कैप डिवाइडेड बाय 10 प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट। ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो बस क्या करना है अब, कुछ नहीं है। जे के कोफिशिएंट में तो कोई खास बात है नहीं, आई का जो कोफिशिएंट है उन्हीं को इक्वेट कर दो, वहां पे आई का कोफिशिएंट, यहाँ पे आई के कोफिशिएंट को आपस में बराबर कर दो, तो उससे यू की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। समझ में आई ये बात? अच्छा, फिर वैसे हालांकि मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है एक और सवाल का, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा, पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ओहो हाँ, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है, अक्सर पूछा जाता है, क्या पता आपसे पूछा जाए, तो यहां पे हम लोग कुछ चीजें बढ़ा देते हैं। जब रिलेटिव की बात हो ही रही है तो उसमें 2 सीधे सीधे सवाल तो आ ही रहे। भाई पहला सवाल तो ये हो गया कि भाई ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि ये जमीन है या एक बोट है, वो बोट पानी के रिलेटिव किसी वेलोसिटी चल रही है, लेट अस से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर इटसेल्फ वाज 3 i कैप माइनस 4 j कैप मीटर्स पर सेकेंड। ये दोनों चल रहे थे, चैन नहीं आया, लेकिन हमको हवा भी चल रही है। हवा का क्या करना है सर, बोट तो पानी में, हवा भी चल रही है। वेलोसिटी ऑफ एयर, मैं विंड लिखूंगा तो डब्ल्यू हो जाएगा, इसलिए लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ एयर इज आई कैप माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब चाहते क्या हो, इतना सारा डेटा दे दिया, बोट पे एक झंडा लगा है, सवाल इतना सा है कि झंडा जिस डायरेक्शन में फहरा रहा होगा उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताइए। सवाल समझ में आया? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग ऑन द बोट फ्लटर्स। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो क्या हम कह सकते हैं अरे सर झंडा तो उधर ही फहराएगा ना जिधर हवा चल रही है, क्या इतना सारा डेटा दे दिया आपने, ये आंसर, मतलब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, आंसर सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है ये बात?
गलत है। हाँ सही बात, इतनी सारी मेहनत आप थोड़ी करोगे, पूरा भरोसा है आपके ऊपर, इतना सारा आपने एक्स्ट्रा लिखा है। देखो ऐसा ऐसी बात नहीं, सवालों कभी कभी सवालों के अंदर जंक डेटा होता है, ठीक है, हो सकता है किसी और पार्ट के लिए हो, कॉम्प्रिहेंशन में अगर तुम सोचते रहो कि किसी और पार्ट में काम आएगा, तुम तो छोड़ो। लेकिन ध्यान रखो, झंडा उधर नहीं लहराता। वो सुनने में वैसे अजीब लगे, कोई बाहर से खड़े होकर सुन रहा होगा तो सोचें क्या पढ़ा रहे हैं यार ये, कि झंडा उधर नहीं लहराता जिधर हवा चलती है, झंडा उधर लहराता है जहां रिलेटिवली हवा चलती है। जैसे मान लो अगर कहीं बिल्कुल बिल्कुल स्लो ब्रीज चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, धीरे धीरे 10 मीटर से काफी अच्छी, 2 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही धीरे धीरे, ठीक है, वो भी अच्छी खासी स्पीड है वैसे, बट ठीक है। और उसी जिस डायरेक्शन हवा चल रही है उसी डायरेक्शन मेरे पास गाड़ी है, फरारी, छोटी मोटी बातें अपन करते नहीं। अच्छा, फरारी पे हमने झंडा लगा रखा है और फरारी चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से आराम से, मतलब फरारी के हिसाब से तो ठीक ठाक है, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे, घूमने निकले, टहलने, तो 50 मीटर पर सेकंड से फरारी चल रही होगी, तो अब बताओ झंडा हवा के डायरेक्शन में जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। हवा बेसिकली झंडा उधर जाएगा जहां पे झंडे के रिलेटिव हवा जा रही होगी। तो कार में बैठ के भाई, कार के अंदर बैठ के और फिर देखो कि किधर हवा जा रही है, वहीं जाएगा झंडा। अब मान लो वो फरारी के अंदर है, मान लो कोई लड़की ऊपर निकली हुई है, फरारी में सनरूफ होती है क्या? होती होगी। लेट अस जस्ट अज्यूम पूरी कन्वर्टेबल है साहब, खुल गई ऊपर से, ठीक है, और वो लड़की खड़ी हुई, दुपट्टा लहरा रही। अब ज्यादा इमेजिनेशन बता देना, अरे वाह क्या बात है, गाना भी चल रहा होगा फिर तो, ठीक है, वो दुपट्टा लहरा रही। अब कितना अजीब हो कि फरारी बहुत तेज जा रही है और दुपट्टा उसके मुंह पे ही गिरा जा रहा है, बार बार पीछे जा ही नहीं रहा। देखो बेसिकली अब ऐसा भी नहीं है कि सर झंडा तो हमेशा पीछे ही जाएगा, नहीं। अगर मान लो तूफान आ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही है, तो उस केस में अगर कार नहीं उड़ी और लड़की नहीं उड़ी तो उस केस में जो दुपट्टा है वो आगे जाएगा। तो बेसिकली ये है कि हवा झंडा जो होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है और रिलेटिवली हवा चल रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज नथिंग एल्स बट इन दोनों का सम। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं आती है तो बता देना। इन दोनों को ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ऐड किया तो वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी, वो आ जाएगी 5i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ एयर तो यही रखी है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बोट? तो वो वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट कर दूं, इसमें से एक हटा दें क्या? तो इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? -4i कैप आ जाएगा और j कैप तो कट गया, बढ़ाइयो। और इसका मतलब ये हो गया यूनिट वेक्टर क्या आया? -i कैप। वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था मैं तुक्के में ऐसा सुंदर सा डेटा आ जाएगा। तो एनीवे जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा? -4i कैप या -i कैप या -4 -i कैप, ठीक है ना। तो ये आंसर है। समझ में आ गई बात? ऐसे एक और सवाल रिलेटिव में कि भाई अगर मान लो एक जमीन थी और यहां से किसी ने पत्थर फेंका 60 डिग्री एंगल पे, या चलो 37 में फेंक लेते हैं, 37 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक और था भाई साहब, दोनों बदमाशी करने में लगे थे। इसने 53 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंक दिया। तो पहला सवाल तो ये दोनों अच्छा अज्यूमिंग, अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर थी और एक खड़े बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पत्थर अगर टकराए तो जमीन के ऊपर टकराना चाहिए और नीचे जाके भी टकरा सकते हैं। बट द पॉइंट इज ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? क्या इसको देख के बता सकते हैं ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? सिर्फ देख के, मतलब सिर्फ अरे सर दिख रहा है सर नहीं टकराएंगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे जल्दी बोलो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख के बता सकते हो? देख के बता तो बताओ फिर। और कैलकुलेट करने लग गए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे देख के पता चल रहा नहीं टकरा सकते, क्यों? क्योंकि दोनों का y कॉम्पोनेंट जो है वो एक साथ अभी सेम है। टकराने का मतलब क्या होता है? दो चीजें तब टकराती है जब x, y, z और टाइम सारे एक साथ बराबर हो जाएं। मतलब दोनों के x बराबर हो जाए, दोनों के y बराबर हो जाए, दोनों के z बराबर हो जाए सेम इंस्टेंट पे। अब इन दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है तो y तो दोनों के सेम है इनिशियली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम है,
पर भाई साहब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि टोटल स्पीड दोनों 10-10 दे रखी है और ये एंगल 37 है 53 है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो अलग अलग आएंगे। और अगर वो कंपोनेंट अलग अलग आए, इस बात का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं गिरेंगे, मतलब और क्या। अच्छा, दोनों की जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये दोनों, तो इन दोनों की जो y होगी वो सेम नहीं रह पाएगी। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है, तो चलो फिर ये बता दो कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कैसे निकालोगे? तो उस केस में हम ये कहते हैं कि चलो एक को रोक देते हैं, पहले काम करते हैं इनको तोड़ देते हैं, इनकी वेलोसिटी तोड़ते हैं। तो अगर इनकी इसकी वेलोसिटी तोड़ते हो तो ये इधर हो जाएगी 8, यहां हो जाएगी 6। सही है कि चेंज करूं? सही, थैंक यू। अच्छा, फिर इधर हो जाएगी 8, इधर हो जाएगी 6। ठीक है क्या? अब ये A है मान लो और वो B है, तो बताओ किसके रिलेटिव लिखेंगे? A के रिलेटिव, B के रिलेटिव? A के रिलेटिव लिख दो। चलो A के रिलेटिव लिखा तो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव में बेसिकली घटाना होता है वेलोसिटी। अगर आपको A के रिलेटिव B की वेलोसिटी लिखनी है तो मतलब VB माइनस VA, या उसको मैं VB माइनस BA को मैं हमेशा VB प्लस माइनस VA ही बोल सकता हूं, यानी उल्टा करके जोड़ दो। तो अगर मैंने इसको उल्टा करके यहां जोड़ा तो ये 8 और 8 14 बन गए, सॉरी 8 और 6 14 बन गए। और इसको उल्टा करके जोड़ा तो वो 8 में से 6 घट के 2 ही रह गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? और ये वाले भाई साहब A के फ्रेम में A तो रुका हुआ है। अच्छा, एक्सेलरेशन इसकी भी G, एक्सेलरेशन उसकी भी G, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब क्या है, जब ये इसको देखेगा तो ये 14 से जा रहा है, 200 ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिकली यहां कहीं जा रहा है। लेट मी जस्ट से दैट दिस एंगल इज थीटा, तो आई कैन ऑल्सो से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2/14, 2/14। ठीक है, और अगर tan थीटा 2/14 या 1/7 आ गया, तो अब मुझे पूछा क्या गया था कि इन दोनों का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है। अरे यार, अगर मैं खड़ा हूं और मेरे सामने से कोई ऐसे यहां से टहलता हुआ निकल जाता है, ये दौड़ता हुआ चला जाए, पर अगर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो वो मेरे सबसे ज्यादा पास कब था? तो यहां से परपेंडिकुलर गिरा तो ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस है इससे। तो हम यहां पर भी यही करते हैं कि यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते के साथ ही वो ये क्या है, वो थीटा है, ये tan है, तो ये tan sin थीटा हो जाएगा क्या? tan sin थीटा। और यही तो मिनिमम डिस्टेंस वाला आंसर है। थीटा बताइए, tan थीटा 1/7 दे रखा है, तो मेरे ख्याल से अगर tan थीटा दे रखा है, ये 1 है, ये 7 है, तो ये √50 हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? और सॉरी साइन थीटा की, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√50, और 1 तो 10/1/√50, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। फिर कोई आपसे ये पूछ सकता है कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ कितनी देर में पहुंचेगा, तो कितनी देर में पहुंचेगा? तो हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा tan cos थीटा, और tan cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ वाली एक्चुअल इसके रिलेटेड जो स्पीड आ रही है, और उसमें क्या 2 ऊपर है और 14 इधर है, तो 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट 200, 14 स्क्वायर हो गया 196, 2 स्क्वायर हो गया 4, 196 प्लस 4 200, 200 का रूट 200, तो वेलोसिटी आ गई यहाँ, स्पीड आ गई यहाँ पे √200। डिस्टेंस कितना है? tan cos थीटा, cos थीटा कितना है? 7/√50, काफी गंदा है। चलो खैर कोई बात नहीं, तो 10 × 7/√50 मल्टीप्लाइड बाय √200, ये 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 140, तो 140 सेकंड्स में वो सबसे पास से गुजरेगा। 140 ज्यादा तो नहीं आ गया? चलो ठीक है, आ गया। मुद्दे की बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो ये रिलेटिव मोशन के कुछ सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम मैं इसको हटा देता हूं। पहले ये बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारी स्लाइड के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिगर shows the VT graph of a particle showing in moving in a straight line. Find the time when the particle returns to the starting point. कर सकते हो क्या इसको?
ये एक्चुअली ग्राफ पे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन कुछ, इसलिए पूछ रहा हूं। आप कर सकते हो क्या? चलो ट्राई करो इसको एक बार, जल्दी करो फटाफट। ऐसे मांग के चलना है, एग्जाम चल रहा है, यही चल रहा है, उस हिसाब से करो फटाफट। हाँ भाई, तो क्या करेंगे इसके अंदर? तो भाई अगर उसको दोबारा जहां से रवाना हुआ था वहीं वापस आना है, इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, एक्चुअली इससे काफी अच्छे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आ गया तो कर लेते हैं। और ये मान लो ये और नीचे तक गया, और ये वो हमें वो वाला टाइम निकालना है जिस टाइम पर ये पॉजिटिव एरिया और ये वाला जो नेगेटिव एरिया है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब वो आगे ही जाता जा रहा था। यहां पहली बार रुका है और इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो उसने वापस आना शुरू किया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है? 25, और हाइट कितनी है? 20, तो ये आ गया 250 मीटर्स। तो 250 मीटर आगे चला और 250 मीटर ही पीछे आएगा। 250 मीटर अगर पीछे आना है, इसका मतलब हाफ बेस हाइट अगेन, तो हाफ, और बेस की वैल्यू कितनी है? t - 25, बेस और हाइट की वैल्यू, अब वो हो ये हाइट तो निकालनी पड़ेगी, वो स्लोप से निकालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहता हूं ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20/5 ये tan थीटा है, शुड बी इक्वल टू, ये वाली हाइट अगर h है तो h/t - 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 × t - 25/5, या 4 करो यार। तो h की वैल्यू आ गई 4 × t - 25, तो 4 × t - 25, ये हाफ बेस हाइट, और ये भी हो जानी चाहिए 250 मीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। तो बस अब इसको टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या? अच्छा, ओके। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है अगेन काइनेमैटिक्स और एनएलएम को कनेक्ट करता हुआ पार्ट, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। नाम सुना होगा आपने। कई हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कंस्ट्रेंट मोशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, समझ में नहीं आता। तो देखो ऐसा है, कई तरह के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, हर तरीके का एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहला होता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट वो क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो इस तरीके का एक वेज है और यहां पर एक इंक्लाइन है, तो वेज है, वेज के ऊपर एक इस तरीके से बार है। वेज जो है इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, and this bar is actually moved constrained to move only in the vertical direction. अगर ये वाला एंगल थीटा है और इस वाले की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है और इस वाले की वेलोसिटी नीचे की तरफ v2 है, तो सवाल ये आता है कि v1 v2 में रिश्ता क्या है? तो देखो सिंपल सी बात ये है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो एक लाइन होती है ना कॉमन टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या कहलाती है? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग इनकी कुछ भी वेलोसिटी हो, कैसी भी ऊटपटांग, पर कंस्ट्रेंट की जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों का कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, और कांटेक्ट ना छूटने की एक ही कंडीशन है, घिस सकते हो आप पर दूर मत होना। तो कांटेक्ट ना छूटने की एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? वो ये है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो दोनों की वेलोसिटी वो सेम आएगी, या ये कहोगे कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, ये एंगल थीटा है, अब ये थीटा है तो 90 थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो v2 का ये वाला कंपोनेंट यानी कि v2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v1 का ये वाला कंपोनेंट यानी कि v1 sin थीटा। वैसे एक cos थीटा आ जाए तो दूसरे के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो sin थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ cos थीटा जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, थीटा पे डिपेंड करेगा ना यार। तो इसका वाला v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1 sin थीटा, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी के ऊपर बेस बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक अच्छा एक बढ़िया सवाल ले लूं, ज्यादा सवाल लेने का मतलब नहीं, टाइम नहीं इतना अपने पास। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे इंक्लाइन था, ठीक है, और यहां पे था एक स्फीयर, और एक इंक्लाइन ऐसे भी था, दो इंक्लाइन थे। ये जा रहा है इधर 1 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है उधर 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला एंगल है
कैलकुलेशन तो गंदी करने का क्या फायदा, दोनों 45 है भाई, दोनों 45 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट, अच्छा ये जमीन है, ये ऐसा नहीं इंक्लाइन गिर गया, ये वेजी गिर गया नीचे, जमीन है भाई, बनाई नहीं थी। ये उससे सर उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये वाले भाई साहब गिर रहे हैं, कहीं तो जा रहे होंगे। एक्चुअली यही पता करना है कि कहां जा रहे हैं, तो इनका एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं। ट्राई करोगे या कर दूं? ट्राई करोगे? करो, 30 सेकंड तुम्हारे पास। देखो भाई क्या होगा इसके अंदर। पहली बात तो ये है, इसके एक्चुअली दो तरीके करने के, एक थोड़ा घटिया तरीका है, एक थोड़ा ज्यादा सुंदर तरीका है। थोड़ा सुंदर वाला तरीका देखें, घटिया तरीका देखने, अच्छी बात है। तो देखो सुंदर तरीका देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट कोई एक काम हो जाता तो अच्छा रहता। अब मुझे नहीं पता इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो किधर होगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गधों वाला तरीका जो होता है, गधों वाला तरीका मतलब जब आप बिना दिमाग लगाए कुछ जो सही है वो करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और जब मैं कहता हूं गधों वाला तरीका, आई डोंट वांट टू डिमीन गधा या तरीका, ठीक है। गधों वाला तरीका मतलब स्टैंडर्ड मेथड, सिंपल, बिना दिमाग लगाए, ठीक है। वैसे अक्सर ये गधों वाला तरीके बहुत काम के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो ये गधे काम आते हैं, ठीक है। पर अब थोड़ा सा भी अगर हमारा दिमाग चल रहा हो तो हम ये कह सकते हैं, देखो ऐसा एक काम करते हैं अपन, तो इसके फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि ये अपराइट वर्टिकल है, ये इसके फ्रेम में देखते ही आपको एक बात समझ में आएगी कि इसको 2 हटाओ और इसको 3 कर दूं क्या, ये बात समझ में आ रही है। प्लीज नोट वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस फ्रेम, तो हम यहां पे इंक्लाइन पे खड़े होगा और अब ध्यान के देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और जब हम यहां पे खड़े हो गए तो हमें बात समझ में आई, ये तो रुका हुआ है और ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब इसको इन दोनों का अगर कांटेक्ट मेंटेन रहना है, तो अगर इसकी इधर कोई वेलोसिटी नहीं तो इसकी भी इधर कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, वी वाई, लेट मी जस्ट कॉल इट वी वाई, ठीक है। और एक बात और है, और वो ये है कि इस लाइन के अलोंग यहां पे भी तो कांटेक्ट मेंटेन रहना है, तो इसकी वेलोसिटी का वाला कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का वाला कंपोनेंट आपस में बराबर आने चाहिए। और इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, वो ये हो गया कि वी वाई, अगर ये 45 है तो खैर सारी 45 की तो खूबसूरती है, ये कैसा 45 है, इसका मतलब वी वाई कॉस 45 शुड बी इक्वल टू 3 साइन 45। आप कहोगे सर यहाँ साइन यहाँ कॉस को लिखा है, 45 तो 45 है, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, साइन कॉस 45 कॉस 45 सब बराबर ही है, ठीक है। और जैसे आपने इसको लिखा और ये बेसिकली ये दोनों कट गए और वी वाई की वैल्यू 3 ही आ गई। पर ध्यान से समझो, अब ये जो सारी कहानी सॉल्व हुई है वो इसके फ्रेम में सॉल्व हुई है, इसके फ्रेम में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है 0 और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 3। अगर इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी वर्टिकल बस 3 ही है, यानी कि अगर ये मान लो A है और ये C है, तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A इज कमिंग आउट टू बी -3 I कैप, सॉरी J कैप, एंड वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ A इज एक्चुअली +2 I कैप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ C क्या हो जाएगी 2 I कैप -3 J कैप, ये एक्चुअल वेलोसिटी है C की। या ये कह लो इसके रिलेटेड सीधे सीधे नीचे जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, जबकि हमें बाद में पता चला ये तो खुद ही 2 से चल रहा था, इसका मतलब ये इधर भी जा रहा था 2 से, तो 2 I कैप -3 J कैप। समझ में आई क्या बात? नहीं आई क्या बात? आ गई। अच्छा, तो ये हुई बात वेज कंस्ट्रेंट की। अब वेज कंस्ट्रेंट या कॉन्ट्रैक्ट वाला कंस्ट्रेंट, इसके बाद एक आता है स्ट्रिंग, ये रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई रॉड है, वो रॉड को अगर आपने ऐसे उछाल दिया, उसकी सब सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर एक रॉड इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है और ये वाला एंगल है θ2 और वो वाला एंगल है θ1। तो अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे ये पता है कि इस रॉड की लंबाई कांस्टेंट रहने वाली है, इसका मतलब v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2। इसके ऊपर वैसे सवाल कर सकते हैं छोटा सा, वैसे इसके ऊपर ज्यादा सवाल अच्छे कोई खास बनते नहीं है, फिर भी चलो कर लेते हैं। और वो ये है कि भाई अगर जैसे मान लो ये दीवार है, ये जमीन है, यहाँ पे एक रॉड रखी थी, उसे सरकना शुरू कर दिया, ये वाला एंगल थीटा था, अगर उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v1 थी और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 थी, तो जल्दी से मुझे बताओ कि v1 v2 में और v1 v2 और थीटा में रिश्ता क्या है। तो हमें कह सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा
ठीक है, तो रॉड के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है दोनों एंड्स का की वेलोसिटीज का, वो आपस में बराबर आना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा। कोई हैरानी परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, अब ये हो गया चलो रॉड कंस्ट्रेंट। इसके बाद जो तीसरा कंस्ट्रेंट आता है वो होता है पुली कंस्ट्रेंट, सबसे कॉमनली पूछा जाता है। पुली कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि भाई पुली होती है, पुली में मासेस होते हैं, रस्सी होती है। अच्छा, जब हम पुली कंस्ट्रेंट की बात करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रस्सी जो है वो उसकी लेंथ कांस्टेंट है, और अगर रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब ये ही पुली और यहां पर एक मास है और यहां पर एक और मास है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये पुली मान लो फिक्स्ड है। पहले मैं बिल्कुल सिंपल वाली बात बता रहा हूं आपको, तरीका बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो खैर आपको यहाँ पे समझ में आता होगा कि अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो v1 इसके ऊपर मानता हूं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर v2 मानता हूं। क्यों? शौक है, ऊट पटांग चीजें अज्यूम करने का शौक है। एंड आई विल प्रूव बाय वन मेथड कि v2 की वैल्यू -v1 आ रही है। तो देखो अभी तो दिख रहा है, यहां जैसे ही मैंने यहाँ पे 5-6 पूरी लगाई, जिनमें से 2-3 खुद मूव कर रही थी, 4-5 डब्बे लटके थे, तो ये तो छोड़ो कि कितनी वेलोसिटी है ये नहीं समझ में आएगा कि जा कर रही है। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ तरीका समझाने के लिए वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तरीके का नाम है कांस्टेंट लेंथ मेथड। वैसे 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट भी होता है, बाद में बताता हूं। एक होता है कांस्टेंट लेंथ मेथड, मतलब बेसिकली यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने माना x1, यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने माना x2। प्लीज नोट, ये वाली रस्सी नहीं है, ये वाली रस्सी की लंबाई x1 नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि x1 है, ये x2 है, ये ऐसे गया, तो कहीं आपके दिल से ये आवाज ना आए कि देखो सर थोड़ा सा x1 कूद गया। नहीं, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पुली एंड दिस ब्लॉक, x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पुली एंड दिस ब्लॉक। एंड इफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, लेट अस से ये पाई आर हो जाएगा, लेट अस से वो l है या l1 कुछ है, x है, तो मैं कह सकता हूं टोटल स्ट्रिंग की लंबाई क्या हो गई, x प्लस x1 प्लस x2। दिस हैज टू बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के नाम पे एक डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब टाइम के टर्म्स में डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव l का डेरिवेटिव आ गया 0, टाइम कांस्टेंट था। अच्छा, x भी तो कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब मैंने ये माना है कि ये ऊपर जा रहा था v1 से, यानी कि x1 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मेरा assumption के हिसाब से ये कम हो रहा है। कम हो रहा है तो इसका किस रेट से कम हो रहा है? v1 से कम हो रहा है। तो यानी कि x1 डॉट आ गया -v1, ऐसे ही x2 डॉट आ जाएगा -v2 इक्वल टू 0। और यहां से मुझे पता चला v2 इज इक्वल टू -v1, हैंस प्रूफ। हमको पहले ही बता रहा, अब तुम तेज हो, मैं क्या करूं। अच्छा, ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका होता है जिसको हम लोग प्यार से वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है कि अगर यहाँ पे माने टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी। ये टेंशन टी वाली जो खेल है वो एनएलएम के बाद समझ में आ जाएंगे आपको, और अगर भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वर्चुअल वर्क मेथड की जो खास बात होती है वो ये होती है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द टेंशन इज ऑलवेज 0, एक्सेप्ट अगर कोई मोटर लगी हो। ठीक है, तो जो कोई आप बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हो उसको छोड़ के जो लेंथ है, सॉरी जो नेट वर्क डन है रस्सियों का, वो वर्क डन 0 होता है। तो अगर मान लो ये ऊपर जा रहा है x1 और ये ऊपर गया मान लो उसी टाइम में x2, टेंशन सेम है, तो इसके बाद वर्क क्या हुआ, ये t इंटू x1 हो जाएगा प्लस, और वहां हो जाएगा प्लस t इंटू x2, और उनका सम क्या आ जाएगा 0। तो t से t कट गया और x1 की वैल्यू आ गई -x2, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो v1 की वैल्यू आ गई -v2, वो एक्सप्रेस से फिर पहुंच गया। ये वाला मेथड बहुत काम आता है जब बहुत सारी पुली हो, बहुत सारी रस्सी हो, ये ऐसे सब चीजें टंगी हुई हो, उस केस में ये वाला मेथड बहुत काम आ जाता है। अच्छा, अब एक दो थोड़े अच्छे सवाल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते टाइम हम यहां आते हैं और कांस्टेंट लेंथ मेथड को यूज करते हुए अब या तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, या गंदगी फैलाएं। छोटा सा लें या बड़ा सा लें? बड़ा सा ऐसा लाओ, मतलब बिल्कुल ब्रिंग इट ऑन, आगे हमारे समझ में आप तो अच्छा से ले आओ। चलो भाई अच्छा सा ले आते हैं।
एक पुली, एक डब्बा, एक और पुली, वो रुकी हुई है यहाँ पर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर यहाँ टूंगा है, वो यहाँ गया। चलो ये बात बहुत है मेरे ख्याल से। टिंग टिंग टिडिंग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये डब्बा नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है। तब अब या तो आप ये कांस्टेंट लेंथ मेथड पता लगा सकते हो, तो यहां से लेके यहां से इस पूरी एक स्ट्रिंग के लिए एक बार लगा दिया, और जो इसकी वेलोसिटी है वही इस वाली पुली की भी वेलोसिटी है, और यहां से लेके यहां तक एक बार और कांस्टेंट लेंथ मेथड लगा दिया, क्योंकि कांस्टेंट लेंथ मेथड की स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है जितने भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है सबकी वेलोसिटी अज्यूम कर लो, इनकी वेलोसिटी नहीं पता है, तब ये तो ऊपर टंगी है, ये भी ऊपर टंगी है, इनकी वेलोसिटी यानी ये पुली मूवेबल है, पर एक्चुअली ये यहां से जुड़ी हुई है, तो अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है तो मतलब ये भी 2 से ऊपर जा रहा होगा। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो लेटर से ये वीपी से ऊपर जा रहा है। पहली स्टेप होती है जो जिन चीजों की वेलोसिटी नहीं पता उनकी वेलोसिटी अज्यूम कर लो। इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैं ऊपर की तरफ v1 मान लेता हूं। दूसरा स्टेप होता है जितने भी डिस्टेंसेस दे रखे सारे अज्यूम कर लो, यहां से यहां तक x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। और फिर क्या करोगे, अब अगर ये लिख देता हूं, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है और ये x6 है, तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को तो 0 कर दो एक साथ, सॉरी कांस्टेंट कर दो एक साथ, क्योंकि ये एक ही रस्सी है, और एक रस्सी ये वाली होगी x5 प्लस x6, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। यहां पर भी डेरिवेटिव लगाऊं अगर तो वो 0 आ जाएगा। तो व्हाट इज x1 डॉट, तो ये पुली रुकी हुई है और ये नीचे आ रही है 1 से, इसका इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो x1 डॉट आ गया +1। व्हाट इज x2 डॉट, ये पुली रुकी है पर ये ऊपर जा रही है और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, किस रेट से, 2 से, तो वहां आ गया -2। x3 ये रुकी हुई है, ये ऊपर जा रही है, फिर से -2। व्हाट इज x4, ये रुकी है, ये ऊपर आ रही है, कितनी रेट से, तो माइनस वीपी इक्वल टू 0, खड़ाक से वीपी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमने क्या, फिर ये वाला काम इसके लिए लगा लिया, जब इसके लिए लगाया तो क्या आया, तो ये ऊपर जा रहा है। अब दिक्कत ये दोनों जा रहे हैं, ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, ये भी वीपी से आ रहा है वो 2 से जा रहा है x5 के एंड्स, तो एक बार में एक को कंसीडर करेंगे, पहले 2 को छुपा दो और फिर पूछो अगर ये प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता तो ये ऊपर से जा रहा है, तो ये चाहता है इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाना, तो x5 डॉट आएगा, x5 डॉट में 2 टर्म आएंगे, एक तो आएगा प्लस वीपी और जो ये 2 है वो इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाह रहा है, तो ये आएगा -2। मतलब एक बार इसको छुपाया प्लस वीपी लिख दिया, फिर इसको छुपाया -2 लिख दिया। ये अच्छी चीज का रिलेटिव से भी देख सकते हो। अच्छा ये दूरी x6 डॉट क्या लिखोगे, वही प्लस वीपी माइनस v1, ठीक है क्या, तो प्लस वीपी माइनस v1 इक्वल टू 0, तो यहां से वीपी वैल्यू उठाओ, वहां डाल दो, v1 आ जाएगा। घटिया तरीका। अच्छा तरीका क्या है, वर्चुअल वर्क मेथड। एक्चुअली मैं अगर हो सकता है आपके दिल में कह रहा सर जब ये घटिया है तो बताया क्यों, बहुत टाइम है क्या आपके पास, अरे यार एक्चुअली क्या है, टाइम तो खैर जो है सो है, वर्चुअल मेथड कभी कभी धोखा दे जाता है, अभी देगा, अभी इसमें नहीं, आगे कुछ कोई क्वेश्चन आएगा उसके अंदर देगा। अभी हाल फिलहाल तो खैर कोई खास बात नहीं है, टेंशन निकालने, तो कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पर भी T है, तो यहाँ पे 2T है, तो यहाँ पे 2T है, तो यहाँ पे 2T है, तो यहाँ पे 4T है, तो यहाँ पे 2T है। अब मूवेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक ये है, एक ये वाला, ये है, एक ये है, बाकी तो जो पुली है, पुली तो मास्टर्स है। और वैसे भी अगर जितने मूवेबल ऑब्जेक्ट्स अगर उन पे नेट फोर्स निकालते हो तो एक्चुअली अगर इस पुली पे निकाल भी लोगे तो 2T ऊपर है 2T नीचे है, तो फोर्स ही 0 है, तो वर्कडन आएगा नहीं। सबका वर्कडन निकाल के ऐड करके 0 कर दो, रस्सी का वर्कडन।
तो अगर ये इनफैक्ट यहाँ पे तो वेलोसिटी सॉरी फोर्स इंटू वेलोसिटी आएगी, तो यानी कि पावर आएगी। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स ऊपर है जहां नीचे रहे, तो -2t इंटू 1, यहां पे फोर्स ऊपर है आ भी ऊपर ही रहा है, प्लस 4t इंटू 2, तो एक ही लाइन लिख रहा हूं बस, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, t इंटू प्लस 2, तो प्लस t इंटू 2, और यहां पर t इंटू v1, तो प्लस t इंटू v1 इक्वल टू 0, t कट गए। अब v1 के लिए सॉल्व करो, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब हो सकता है कहो सर यहाँ पे क्यों लिखी आपने, ये 2t ये भी तो 40 थी, अरे 40 थी मान लिया, पर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, तो बटन तो आएगा ही नहीं ना। जिन जिन रस्सियों के द्वारा जिन जिन पर वर्क किया गया उनको ऐड करके लिख दो। इसी बात पे एक सवाल और, अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये बताओ कि अगर और वो रस्सी के अंदर मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म है और वो छत है, और यहां पे पुली थी कि यहां तक इधर हो गया, ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पुली और है, फिर ऐसा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर वहां पुली और है, फिर ये यहां पे एक्चुअली एक मोटर लगी है, मोटर, और ये उस मोटर के अंदर जाके तार फंस गया, और मोटर ने 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से रस्सी को लपेटना शुरू किया। तो क्वेश्चन ये है कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या है। अब ऐसे केस में क्या कंस्ट्रेंट मोशन परेशान करता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन का काम क्या है, रस्सी का बटन 0 है, पर यहां पे तो रस्सी को लपेटा जा रहा है, तो रस्सी का फोर्स भी है, पार्टिकल उसके एंड का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहां पे रस्सी का बटन जो है वो नेट बटन 0 नहीं आता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रस्सी का बटन 0 आता क्यों है इन जनरल, ठीक है। वो जब वर्क बाय एनर्जी बताऊं या अभी बताऊं, बात तो एक ही है, 2 दिन बाद ही तो होना वर्क बाय एनर्जी भी। तो रस्सी का बटन क्या होता है, देखो सीधी सी बात ये है, अगर रस्सी ऐसे, अभी हमने एक कंस्ट्रेंट मोशन देखा है, अगर रस्सी ऐसे है, टाइट है, मान लो ये ब्लॉक यहाँ, ये ब्लॉक यहाँ, ये इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो टेंशन है, टेंशन पूरी रस्सी में सेव रहेगी, तो इस पे जो फोर्स लगी वो टी इधर, इस पे जो फोर्स लगी वो टी इधर। अब कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से अगर ये dx आगे सरका तो ये भी तो dx ही आगे सरकेगा, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट नहीं है। तो यानी कि यहां पे जो वर्क डन आया वो -TDX आया, और यहां जो वर्क डन आया वो +TDX आया, एंड दैट इज द वेरी रीजन बिकॉज ऑफ विच द नेट वर्क डन बाय रस्सी इज ऑलवेज 0। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्चुअल मेथड में वही चीज यूज करते हैं। अब समस्या यहां पर है, क्योंकि यहां पे तो क्या रस्सी की लंबाई कांस्टेंट थी, इसीलिए तो ये चला ये कार्यक्रम, पर यहां पे अगर रस्सी लपेटी आई तो रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रह ही नहीं गई, जो फ्री रस्सी है उसकी लंबाई कांस्टेंट नहीं रह गई, और इसीलिए यहां पे हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड नहीं लगा सकते। और ऐसे ही केस है जहां पे हमको कहां गया वो ये कांस्टेंट मेथड की याद आती है। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, पहला स्टेप क्या था भाई, सारे पॉइंट्स की जो मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी मान लो, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर की तरफ v, तो इसकी वेलोसिटी वैसे v हो ही जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ vp मान लेते हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी। दूसरा काम, सारे डिस्टेंसेस x1 x2 x3 x4 मानते चले जाओ, तो ये x1 है, मान लो ये x2 है, फिर ये x3 था, ये वाला x4 है यहाँ छोटू सा, ये x5 है और ये x6 है, ठीक है क्या। अब एक एक रस्सी के लिए लिखते जाओ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 डॉट क्या होगा 0, लंबाई कांस्टेंट है, नहीं होगा क्या, क्या हुआ सन्नाटा आ गया, क्या ज्यादा हो गया क्या, सब ठीक है ना, आसान लग रहा है क्या, हाँ बोलो तो एक बार हाँ बोलो बस, ठीक है। जैसे आसान लगे मुझे बता देना, अभी ठीक है या ज्यादा है या कम है बता दो मुझे, फिर भी एक फीडबैक तो हो, ये चीजें समझ में आ रही है क्या, अच्छा लेवल बढ़ाऊं अभी, मतलब राइट नाउ सर, अभी मतलब आप डराओ मत सर आप, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बढ़ाऊं, हाँ। तो x1 डॉट की वैल्यू बताओ भाई, जल्दी बोलो यार, माइनस वी है, v1 नहीं है, ठीक है। x2 डॉट की वैल्यू बोलो, माइनस vp, ये हो जाएगा 0। अच्छा x3 x4 x5 x6, x3 डॉट प्लस x4 डॉट प्लस x5 डॉट प्लस x6 डॉट इज इक्वल टू नहीं 0, -6। यही तो बात है सवाल में, यही वाली तो रस्सी है जो लपेटी जा रही है, ये वाली रस्सी है जो लपेटी जा रही है,
इस रस्सी की लंबाई कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे -6 आएगा। समझ में आया क्या? अच्छा बस फिर तक बाकी तो कर लोगे तुम। एक्स डॉट बोलो, फिर बोल दो चलो एक बार। एक्स डॉट की वैल्यू क्या आएगी? प्लस वीपी माइनस वी, क्योंकि ये वाला एंड ऊपर जा रहा है वीपी से, ये वाला एंड ऊपर जा रहा है वी से। एक्स फोर डॉट अगेन प्लस वीपी माइनस वी, एक्स फाइव डॉट माइनस वी, एक्स सिक्स डॉट माइनस वी इक्वल टू -6। तो बेसिकली वी और वीपी के लिए दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या? समझ में आ जाएगा? अच्छा, ये वही बातें कुछ कुछ कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। तीन तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं जो हमने देखे, एक वेज कंस्ट्रेंट, एक लाइन कंस्ट्रेंट या रॉड कंस्ट्रेंट, और तीसरा हो गया पुली कंस्ट्रेंट। चलिए तो एक बार लिख लो उसको। चलिए भाई, अब इतना आपने कर लिया, तब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन हो गया, बेसिकली काइनेमैटिक्स फॉर्मली खत्म। एंड नाउ वी स्टार्ट विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितने नियम होते हैं न्यूटन साहब के? कितने नियम थे? 3। वेरी गुड। अच्छा, इनमें से कौन सा नियम किसके द्वारा डिराइव कर सकते हैं हम? ये जो 3 लॉज हैं, इनमें से किसी एक लॉ को दूसरे लॉ से डिराइव कर सकते हैं? तीसरे को सेकंड से, सेकंड से तीसरे को। अब तो इसने भी तो बोला तीसरे को सेकंड से, तीसरे को सेकंड से, और सेकंड से तीसरे को। नहीं सर, तीसरे को सेकंड से ना 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 ना, सेकंड को तीसरे। अरे अच्छा, तो एक्चुअली थर्ड से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में वैसे फर्स्ट के लिए जरूर आ जाता है कि F = ma में फोर्स को जीरो डाल दो, एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगी। यही तो फर्स्ट लॉ है कि अगर फोर्स नहीं है तो सीधे चल रहा है, और क्या, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। पर ऐसा सही नहीं है एक्चुअली, लॉ नहीं है यार। अगर वो डिराइव रहता तो लॉ किस बात का? ठीक है, खैर इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी मतलब नो डाउट कम से कम 1.5-2 घंटे तो बोल सकता हूं, लेकिन अफसोस हमारे पास उतना टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, अपन सवाल करते हैं। तो भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो बेसिक चीजें पढ़नी होती हैं, एक तो भाई 3 लॉ पढ़ने होते हैं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई चीज चल रही है तो चलती रहती है, रुकी है तो रुकी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा होता है F = ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। और तीसरा होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्शन रिएक्शन शब्द मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। अच्छा बताओ, एक्शन पहले हुआ कि रिएक्शन? जल्दी बोलो। दोनों एक साथ हुए, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली क्या बचपन से जो एनालॉजी दी जाती है वो होती, तूने उसको मारा, उसने तेरे को मारा, तो पहले तू मारेगा तभी तो वो मारेगा। तो एक्शन और रिएक्शन में ये आता है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली तूने उसको मारा, वो एक्शन था, उसने तुझे मारा, वो रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन तो यह था कि जब तू उसे मार रहा था, मारे हाथ से तूने थप्पड़ मारा, तो उस टाइम उसने भी तो अपने गाल से तेरे हाथ में मारा था। तेरे हाथ को पता नहीं चला क्या जब मारा था? पता ना, मतलब ठीक है लगी। होता है कभी कभी, ये नॉर्मली होता है कि गाल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है, हाथ थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जिसका गाल होता है उसको ज्यादा चोट लगती है। पर चोट तो हाथ वाले को भी लगी थी। अब इसके साथ दुनिया भर की फिलॉसफी गुजर सकते हो वैसे, पर चलो छोड़ो। अब क्या हुआ कि अब जैसे होता ही यार, अब जैसे क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले मेरी बेटी कोई बदमाशी कर रही थी, तो वैसे तो यूजुअली मेरे को गुस्सा आता नहीं, उस दिन उसका मूड खराब हो गया, और उसने ऐसी मतलब मजाक मजाक में मतलब क्या कर रही है, और एक टिका दी सर पे। और किस्मत की बात थी, उसे कोई डक किया है कि भगवान जाने क्या हुआ। शाम को मैं घर पहुंचा, मेरी बेटी हंस रही जोर जोर से, हंस रही, वाह बजाए आ गया, पता पापा बजाए, क्या हुआ? वो कह रही बस मम्मी ने मुझे मारा। मैं तो खुश क्यों हो रही है? कहती मम्मी के हाथ में नील पड़ गई। मेरे उसको एक्चुअली बाई चांस ऐसा हुआ कि कुछ हाथ कोई मारा, और जिस जगह पे जो हाथ का सॉफ्ट टिश्यू था वो खोपड़ी की किसी बिल्कुल हार्ड वाले पार्ट में पड़ा, उसको तो कुछ नहीं हुआ, और वाइफ के हाथ में नील पड़ गई। ठीक है, तो अब पता नहीं किसने किसको मारा, समझ में नहीं आया। तो एनीवे न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, बट आई डोंट प्रेफर द वर्ड्स एक्शन एंड रिएक्शन बिकॉज they actually indicate that something happened before and something followed. Actually they are simultaneous forces, वो दोनों एक साथ होती हैं,
और इसी वजह से मैं उन्हें एक्शन रिएक्शन पेयर बोलना पसंद करता हूँ। अभी बहुत बेसिक सी बात है एक्शन, देखो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं वाले, इसलिए मैं छोटी सी बातें हैं जो एक दो छोटी छोटी बातें वो अभी निपटा लेता हूँ कि भाई जब हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होती हैं, जो दो फोर्सेज होती हैं, उन फोर्सेज के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि पहली तो होती है जो आप पढ़ते जा रहे हो कि F ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F ऑन B ड्यू टू A। इसमें क्या बहुत बड़ी एक्चुअली वो है ना, मेरा टारगेट जो है वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, ठीक है। तो जब आप लिखते हो फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन माइनस टाइम्स फोर्स ऑन B ड्यू टू A, सब ऐसा ही बात है भाई, A ने B पे फोर्स लगाई, B ने A पे उल्टी फोर्स लगा दी, काम खत्म। ये तो सुनते आ रहे थे हम। तो यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो ये है कि बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं भाई, सेम बॉडी पे नहीं लगती, ये अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं फोर्सेस, ठीक है। और तीसरी बात, बोथ फोर्सेस हैव सेम नेचर। सेम नेचर, नेचर का मतलब क्या हुआ भाई? नेचर मतलब एक्चुअली 4 तरीके की फोर्सेस होती हैं जो हम लोग चारों तरफ देखते हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक स्ट्रांग और एक वीक। स्ट्रांग और वीक जो होती है वो इंट्रा न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, इसलिए हमारे सिलेबस के बाहर हैं, ठीक है। और बची क्या? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपको क्या रहे और भी तो होती है, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन स्प्रिंग, ग्रेविटी तो होगी, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन स्प्रिंग, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हैं, ठीक है। तो अब या तो होती है वो ग्रेविटेशनल या फिर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो वो नेचर जो है वो दोनों फोर्सेस का सेम होना चाहिए। इसमें कई सवाल मेरे को सुनने को मिलते हैं जिनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कि ऐसे एक सवाल आता है, ऐसा घोड़े ने गाड़ी को खींचा, हाँ, और गाड़ी ने घोड़े को खींचा, हाँ, और बराबर फोर्स से खींचा, हाँ, तो चले क्यों? अगर घोड़े ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी ने घोड़े को खींचा, न्यूटन थर्ड लॉ। और जब दोनों फोर्स बराबर से, तो चले क्यों? अरे नहीं, एक्चुअली अरे इतनी तो बात ही नहीं करनी भाई, सिंपल सी बात है। ए ने बी पे फोर्स लगाई, सही बात है। घोड़े ने गाड़ी पे फोर्स लगाई, सही बात है। गाड़ी ने घोड़े पे फोर्स लगाई, वो बात भी सही है। तू रिजल्टेंट किस पे निकाल रहा है? एक्चुअली बोलने में क्या बहुत आसानी से बोल जाते हैं, सर कट गई। अरे कटेगी तो तब जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे, और रिजल्टेंट कब निकालोगे? जब वो दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही हो। घोड़े ने गाड़ी पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई, राइट, तुम्हारे लेफ्ट, और गाड़ी ने घोड़े पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई, राइट। पर पॉइंट ये है कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लगी थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो? समझ में आ रही है वाली बात भाई? अब ऐसे ही मान लो एक बॉडी यहां पर है, दूसरी बॉडी यहां पर है, ये लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसने इसको पुकारा, उसने इसको पुकारा, और दोनों पास आ गए। अब देखो सर, इसने इस पे फोर्स लगाई, हाँ, उल्टी फोर्स इसने इस पे लगाई, हाँ, तो चले क्यों? अरे तभी तो चले भाई। ये तब चला जब इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स नॉन जीरो थी, और ये तब चला जब इस पे लगने वाली नेट फोर्स नॉन जीरो थी। ऐसे घोड़े पे जो नेट फोर्स थी, अब ये बात अलग है, ये बात सही है कि घोड़े ने गाड़ी पे फोर्स लगाई, गाड़ी ने भी घोड़े पे उतनी फोर्स लगा दी, पर जब आप घोड़े के ऊपर लगने वाली फोर्स देखोगे तो वो फोर्स थोड़ी क्यों जो उसने गाड़ी पे लगाई है। तुम सिर्फ वो फोर्स देखोगे जो गाड़ी ने घोड़े पे लगाई है, और प्लस उसने सिर्फ गाड़ी पे थोड़ी लगाई है, उसने जमीन पे भी तो लगाई है। कि जब वो गाड़ी लेके, गाड़ी पीछे बंधी थी, ऐसे घोड़ा था, घोड़े ने आगे चला, अब आगे तो चलेगा कैसे? उसने जमीन को पीछे पुश किया फ्रिक्शन के थ्रू, जमीन को भी न्यूटन थर्ड लॉ आता था, तो उसने पैर पे फोर्स आगे लगाई, अब वो आगे चल दिया। समझ में आ रही वाली बात? तो घोड़े ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी ने घोड़े को खींचा, वो वाली बात सही है। लेकिन जब भी आप मोशन को एनालाइज करना चाहते हो, तो इसीलिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जिसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। हमें वो गाड़ी के या घोड़े की किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। उसमें हमें ये नहीं पता करना होता कि उसने किस पे क्या क्या फोर्स लगा रखी है, उसमें हमें ये पता करना होता है कि लोगों ने उस पर क्या फोर्स लगा रखी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो अगर एक यहाँ पे स्टूल है, ध्यान से समझना भाई, ये एक स्टूल है, उस स्टूल के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, बच्चे का मास है,
यहां का जो नॉर्मल है वो n1 है, जमीन का नॉर्मल n2 है, और खड़ा बच्चा। अभी बताओ बच्चे पे mg लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल, उसका वेट, और बच्चे पे अगर mg लग रही है तो उसका उस mg का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर क्या है? n1 n2 या कुछ और? mg। इसीलिए क्वेश्चंस जो है जिसमें तुम लोग बहुत सारी बिल्कुल भर भर के गलतियां करोगे ना, तो मुझे लगता है कि मैंने वो सवाल यहां पे कराना सफल हो गया। अगर तुम एक बार उसका सही जवाब दे तो फिर क्या फायदा हुआ यहां पर आने का? तुम्हारे कंसेप्ट जो ठीक करने। हाँ भाई, mg का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर क्या है? अगर आप ध्यान से, अगर आप n1 कह रहे हो तो ये वाली बात तो सही हो गई, क्योंकि mg नीचे n1 ऊपर है, सही है। अच्छा, स्टेशनरी है अगर, तो mg और नॉर्मल बराबर भी होंगे, तो नेट फोर्स 0 होगी, सही है। पर क्या ये वाली बात सही हो रही है? mg किस पे लग रही है? बच्चे पे, और नॉर्मल किस पे लग रही है? अभी जो ऊपर वाली नॉर्मल की तुम तो ऊपर वाली नॉर्मल देख रहे हो, नीचे वाली नॉर्मल देख रहे हो? ऊपर वाली नॉर्मल किस पे लगी? बच्चे पे लगी, चूल पे लगी? ऊपर लगने वाली नॉर्मल बच्चे पे लगी, तो mg भी बच्चे पे लगी, नॉर्मली बच्चे पे लगी, तो ये वाला रूल तो गलत हो गया भाई साहब, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n1 जो है इस वाले रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरी बात, क्या दोनों फोर्सेस का नेचर सेम है? नहीं, एक mg है ग्रेविटेशनल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर दोनों अलग अलग हैं, इस बात का मतलब ये वाला भी है, इसका मतलब तो आंसर n1 गलत है। और अभी कोई n2 कह रहा था, उसमें तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इन दोनों को तो छोड़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई n2 में तो कैपिटल M भी आ जाएगा जो स्टूल का मास है। तो NLM तो सब तब समझ में आएगा जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से देखेंगे। तो एनीवेज न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा न्यूटन, अब सवाल है सर, अब एनीवेज अब कोई नए आइडियाज mg का या उसके वेट का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर क्या है? अच्छा बताओ, mg किसने लगाई बच्चे पे? अर्थ ने। तो बदला किससे लेगा? स्टूल से? नहीं, अर्थ से। अरे ए ने बी पे फोर्स लगाई तो बी ने ए पे फोर्स लगाई ना। तो अगर इस पे जो फोर्स लगी है वो किसने लगाई है? अर्थ ने। तो ये बदले कैसे लेगा? अर्थ से। तो एक्चुअली जब ये पार्टिकल जब ये बच्चा यहाँ पे है तो वो उस टाइम अर्थ को भी ऊपर पुल कर रहा है उसी mg से, ठीक है। और उसी वजह से इन दोनों के बीच का नॉर्मल जो आया है वो आया होगा, ठीक है। अभी यहीं पे अगर इसको एक्सेलरेट करा देते, किसी फ्रेम में रख देते, तो फिर तो वो n1 भी mg के बराबर नहीं आता। तो उसके लिए FBD बनाना सीखना पड़ता है पहले। FBD बनाओ, F = ma लिखो, बहुत सुखी रहोगे। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी में होते हैं। FBD नहीं बना, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, बच्चे बनाते सर FBD, तो हम तो पुरखे हुए हैं। अरे FBD बनाओगे नहीं, अगर नहीं बनाओगे तो फंसोगे, और लगातार रोटेशन में फंसोगे, तो इंटर रोटेशन में तो और ज्यादा फंसोगे, गोल गोल घूमोगे और साथ में फंस के। तो इसलिए FBD जरूर बनाइए, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे जो ये आया न्यूटन थर्ड लॉ, वो क्या? न्यूटन थर्ड लॉ पेयर mg का वो क्या है? ये वो फोर्स है जो इसने अर्थ पे लगा रखी है, वही mg के बराबर ही है, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट अपोजिट है। सेकंड केस, इसने अर्थ ने इस पे mg नीचे लगाई और इसने अर्थ पे mg ऊपर लगाई, तो डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम है, अलग अलग बॉडी पे लग रही है, और दोनों ही ग्रेविटेशनल टाइप की फोर्सेज हैं। तो ये इन तीनों को सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। अच्छा ये क्या बात हुई? ये तो हुई बातें थोड़ी सी न्यूटन थर्ड लॉ की, इससे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। अब अपन आ जाते हैं FBD बनाने पे। तो सवाल करते हैं। सवाल में सबसे पहली चीज आती है सेकंड लॉ की। अगर हम बात करते हैं तो एक तो टेंशन होती है, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर स्प्रिंग पढ़ेंगे, तो काफी है इतना, फिर उसके बाद के फ्रिक्शन आ जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो भाई पहला सवाल, रस्सी है, रस्सी का मास दिया हुआ है 5 kg, इट इज मूविंग वर्टिकली with an upward force of 100 newtons acting at the upper end and downward force of 70 newtons। देखो भाई ऐसा है, अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके अंदर नॉर्मल टेंशन तो ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस जो है ना वो FBD बनाने की होनी है। आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपनी वैसे मटेरियल आपको मिला है या जो मिलेगा उसके अंदर हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें FBD जरूर बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, तो क्या लिखा है? रोप ऑफ 5 kg इज मूविंग वर्टिकली इन वर्टिकल पोजीशन। तो ये रही रोप, 5 किलो की रस्सी है,
ये ऊपर जा रही है विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग एट द अपर एंड एंड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 70 न्यूटन। अरे चैन नहीं आ रहा, नीचे भी 70 न्यूटन की फोर्स है। एट द लोअर एंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप इज, यहां पे टेंशन कितनी है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। एक बात जान लो, रस्सी में कभी भी आपको टेंशन निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा वहां से पहले हाइपोथेटिकली काट दो। रस्सी टेंशन का मतलब क्या है, टेंशन का मतलब ये, अगर ऐसे इस तरीके की रस्सी है, यहां पे टेंशन निकालने का मतलब ये है कि ये पार्ट, रस्सी का ये पार्ट, रस्सी के इस पार्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा है, वही तो टेंशन है। तो टेंशन निकालनी है तो वहां से रस्सी काट दो, और बजाय अगर आप इसका वीडियो बना रहे हो तो बजाय ये रस्सी दिखाने के इससे इसके द्वारा लगाई गई फोर्स दिखा दो, और वो टेंशन है, ठीक है। तब एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो ये कर लेते हैं कि भाई देखो सीधी सी बात है, टोटल बॉडी, टोटल मास कितना है, 5 kg। तो मास 5 kg है, टोटल वेट कितना है 50, टोटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स 20 डाउनवर्ड्स है, 30 अपवर्ड्स, और एमजी लगाओगे 20 डाउनवर्ड्स भाई, इसके 50 न्यूटन इसके भी तो हैं, तो 70 + 50 120, और 120 और 100 ऊपर, तो इसका मतलब कुल मिला के 20 न्यूटन की फोर्स लग गई नीचे। तो नेट फोर्स अगर 20 न्यूटन से और टोटल मास अगर 5 kg है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास, अरे मास कहाँ गया, हाँ सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गई, अच्छा पूरी रस्सी की एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे तो आधी रस्सी की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आधी सर पूरी की 4 आधी की 2, ऐसा तो नहीं, पूरी रस्सी की एक्सेलरेशन अगर 4 है तो आधी की भी 4 है, मतलब सारे पार्ट्स की ही 4 है। अब बताओ एफबीडी किसका बनाऊं, ऊपर वाले का नीचे वाले का, कौन से हाफ का बनाऊं, मतलब अरे एक से काम चल जाएगा, दो करवा रहे हो यार, नीचे वाले का किसी का भी बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो इसका बनाते हैं, नीचे वाले का बना लेते हैं, पब्लिक डिमांड। अच्छा एक तो 70 लग रही है यहाँ नीचे, ठीक है, मास कितना लग रहा है, मतलब मास क्या लग रहा है, मास है कितना इसका 2.5 किलो, 2.5 kg इसका मास है, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो 25 न्यूटन हो जाएगी क्या? अच्छा वो 100 न्यूटन दिखाओगे, नहीं दिखाऊं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो 100 तो अपर हाफ पे लगे, उससे हमें मतलब नहीं है। अब सवाल ये कि इस पे क्या होता है टेंशन, अगर यहाँ टेंशन टी है तो ये टेंशन टी होगी, और एक्सेलरेशन तो अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला ही था कि नीचे की तरफ 4 है, तो F = m लिखते टाइम क्या लिखोगे, हमेशा ऐसे ही लिखा करो, ठीक है, कि बॉडी बनाई, अंदर 2.5 लिखा, मतलब उसका मास लिखा, सारी फोर्सेस दिखाई, बगल में एक्सेलरेशन अलग से लिख ली, ताकि F = m लिखते टाइम आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 70 + 25 - t = 2.5 × 4, F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन आ रहा है, वैसे यूजुअली होता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिखते हैं, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन आ रहा है उसी डायरेक्शन को अपना पॉजिटिव डायरेक्शन मान के ही फोर्सेस लिखते हैं। तो 70 + 25 नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो इन दोनों को पॉजिटिव किया, उसको माइनस किया, इक्वल टू फोर्स इक्वल टू 2.5 × 4। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो टेंशन कुछ ना कुछ आ जाएगी क्या? कितना आई वैसे 75 85, हाँ 85, 2.5 × 4 10, तो ये 95 - 10 85, समझ आ गई बात ये? अच्छा चलिए इसी बात पर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फ्लेक्सिबल चेन है, बिल्कुल यही सवाल मैं सोच रहा था अभी। अगला सवाल बिल्कुल इसी श्रृंखला में, वो ये आता है कि एक फ्लेक्सिबल चेन है और वो छत से टंगी हुई है, उसका टोटल वेट W है, A और B पॉइंट से फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, और इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट बोथ द पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट इज थीटा। तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी है? कहने का मतलब ये कि ये रही छत, यहाँ पे एक हुक लगा है, यहाँ पर एक हुक लगा है, और यहाँ पे एक चेन ऐसे करके लटका दी है, टोटल वेट इसका W है चेन का, और ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है ये पूछा जा रहा है। अब ये हो सकता है आपको एक बार में देख के ऐसा लगे ये कैसा अजीब सा सवाल है, बिल्कुल अजीब ही है, बहुत आसान सवाल है। तो भाई सिमेट्री है, तो लेट मी जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पर भी टेंशन T1 है, और यहाँ की टेंशन जो निकालनी है वो T है। अब क्योंकि पूरी की पूरी चेन स्टेशनरी है, तो आधी चेन भी स्टेशनरी होगी, क्योंकि ये तो करना ही है कि यहाँ से काटना है।
अच्छा काटने वाला ऐसे नहीं लिटरली काट दिया, सर देखो आधी यहाँ लटकी आधी वहां लटकी सीधी सीधी, काटने का मतलब दिल से काटा, दिल में काट दिया, ठीक है। हम सिर्फ आधी देखेंगे, बाकी आधी को देखेंगे नहीं, वो है पर उसको देखेंगे नहीं। और जैसे आपने आधा देखा तो यहां पे नजर आया ऐसा हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा, यहां पे टेंशन T1। अच्छा टेंशन जो होती है वो हमेशा रस्सी के अलोंग लगती है, और यहां पे टेंशन हो गई T, और जो mg आया इसका वो आ गया W/2। एक्चुअली सेंटर मास पे आएगा, पर चलो मैं यहीं लगा देता हूं, आधी आधी रस्सी का वेट। अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि देखो भाई ये एंगल थीटा है, तो T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 साइन थीटा की वैल्यू तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ जाएगी W/2, और T1 कॉस थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं T है क्या? नहीं है, है या है नहीं है बस दोनों को डिवाइड कर दो खड़ाक से, जैसे डिवाइड किया T1 से T1 कटा, और W की वैल्यू आ गई, नहीं T की वैल्यू आ गई W/2, और नीचे टेन थीटा या ऊपर कॉट थीटा, तो टेंशन की वैल्यू आ गई W/2 कॉट थीटा। ऑप्शन दे रखा है क्या? हाँ हो रहा, समझ आ गई वाली बात, क्लियर है? तो कई बार ऐसा होता है सवाल देखने में ऐसा लगता है यार ये कैसा अजीब सा सवाल है, लेकिन बस हिम्मत रखो। मैकेनिक्स में तो मैं हमेशा के लिए कह सकता हूं आपसे कि चुपचाप एफबीडी बनाओ, आपके सारे काफी सारी समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। एफबीडी बनाओ, F=ma लिखो, और ज्यादातर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन के अंदर? तो अगले क्वेश्चन में ऐसा था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। तो सिंपल सी बात ये है कि जो एक फिक्स रस्सी लाइट रस्सी होती है उसमें हर जगह टेंशन सेम रहती है, तो अगर यहां पे टेंशन P है तो यहां पर भी टेंशन P ही है, ठीक है। तो यहां पे टेंशन क्या है? अब देखो जो पुली है वो है फ्री, सॉरी मासलेस, और मासलेस पुली पे जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। तो अगर यहां टेंशन T है, अच्छा और शेष ही रहना है, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या नजर आएगा? इधर आएगा mg sin थीटा, और ऊपर आएगी T, और दोनों बराबर हो जाए। और अगर ये बैलेंस होना है तो इसका मतलब क्या हो गया? P cos थीटा प्लस P शुड बी इक्वल टू T। क्यों? क्योंकि पुली है मासलेस, अगर पुली मासलेस है तो उस पर F=ma लगाऊं, तो मास तो जीरो है तो डेफिनेटली फोर्स भी जीरो आएगी ना नेट। हालांकि यहां पे एक छोटा सा फ्लॉ है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि ये पुली ऐसे टेढ़ी है, ये रस्सी ऐसे टेढ़ी है, तो उसका इधर वाला कंपोनेंट उसको बैलेंस करने वाला तो कोई है ही नहीं। कायदे से तो ये रस्सी भी थोड़ी सी एटलीस्ट थोड़ी सी टेढ़ी तो होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि चलो ये T इधर है तो T चलो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, सवाल आ जाएगा तो गाले लेके थोड़ी आएंगे वहां पर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो, तो इधर क्या आएगा P cos थीटा, और क्या आएगा P, और इधर क्या आएगा T, तो T की वैल्यू क्या हो गई? T की वैल्यू हो गई P प्लस P cos थीटा, जिसमें P खुद क्या है, T खुद क्या है? कैपिटल MG sin थीटा। सो दिस इज नथिंग एज बट कैपिटल MG इनटू sin थीटा। तो पूछा क्या है इन्होंने? क्या पूछा? P पूछा है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? MG sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है। MG ये थीटा उल्टे कैसे हो गए? नहीं है, सही है वो, ये सी आंसर नहीं होगा, वो θ/2 में कन्वर्ट करने के बाद ए या बी में से कुछ आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का खेल लगा दिया इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है। वैसे आंसर क्या आ रहा है इसका? अरे आंसर ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट ये आंसर है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो हाफ थीटा में कन्वर्ट कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? अच्छा चलो ठीक है, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला आ गई फिर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के बारे में जो बातचीत है वो फिर अपन ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है, ठीक है, थैंक यू।